देखिए, कांग्रेस पार्टी को विरोध तो एक विपक्ष में है तो वाजिब है कि विरोध करेंगे, लेकिन मेरा कहना है कि कोई भी विपक्ष हो उनको सकारात्मक विरोध करनी चाहिए। वक्फ बिल में अगर कोई ऐसी बातें हैं जो किसी समुदाय के अहित करता है तो उसका विरोध उनको करना चाहिए, लेकिन पढ़ना चाहिए। सरकार ने पूरी तरह से छानबीन करके पूरी मसौदा तैयार किया है और ऐसा नहीं है कि सरकार एक दिन में कोई बिल लाई है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो टीम थी वो उसके पास गया है, कानूनविद भी इसको देखे हैं। सब मिला के सरकार सबको विश्वास में लेकर के उस समुदाय के हित में ये फैसला लाई है। तो हम समझते हैं कि विपक्ष को भी थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, देख लीजिए क्या है। अगर कुछ उनको लगता है कि इसके बाद भी कुछ गड़बड़ी है तो सकारात्मक विरोध करना चाहिए, लेकिन हम समझते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है सबको लेके चलने का काम करती है, सभी समुदाय के लोगों को लेके काम चलने चाहती है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो लोग इसके बारे में शंका कर रहे हैं शंका नहीं करें। आपके भले के लिए बिल आ रहा है और एनडीए की तरफ से हम लोग हैं, हम लोग बिल का आज समर्थन कर रहे हैं। 8 घंटे का डिस्कशन रखा गया है, ऑपोजिशन को इसमें भी दिक्कत हो 12 घंटे डिमांड करना। देखिए, बोलने के लिए कुछ पक्ष रखने के लिए, सकारात्मक पक्ष रखने के लिए 8 घंटे के आधे घंटे बहुत होते हैं। अगर आपके पास कोई पहलू है, सकारात्मक पक्ष है रखने के लिए, जो अमेंडमेंट जो सरकार के संज्ञान में आया सरकार उसको ग्रहण करे, वो आधे घंटे बहुत होता है। 12 घंटा मतलब होता है कि वो गप होता है और विपक्ष नहीं चाहती है कि सकारात्मक कोई वार्ता करे, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, ऐसी बिंदु नहीं है, इसलिए 12 घंटा कह रही है। तो कहने के लिए तो पूरी दुनिया की बात हम आधे घंटे में 5 मिनट में कह देंगे, लेकिन बोलने वाला चाहिए ना। उस तरह के कुछ लोग विपक्ष में नहीं हैं जो इस तरह का बात रख सकते हैं। हम समझते हैं कि सरकार के द्वारा लाया गया ये बिल जनहित में है, उस कौम समुदाय के हित में है, उनको फ़ायदा देगा। और जिस तरह के कुछ कुरीतियाँ उसमें थी, जिस तरह की बातें हम लोग सुनते थे कि कोई जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती है उसको लोग बेच देते हैं, जो कि नहीं बेचना चाहिए, गरीब के लिए, हर आदमी के लिए वहाँ पर है, उसको सुधार करने के लिए सरकारें बिल ला रही है। तेजस्वी करें खुल के विरोध करेंगे, एकदम जम के विरोध करेंगे, सड़क से संसद तक। तेजस्वी जी को तो भाई लगता है कि हमारे लिए एक मौका है कि इसी नाम पर विरोध करके जो वोट हमसे सिसक रहा था, भाग रहा था, उनकी ज़मीन ख़त्म हो रही थी, तो उनको लगता है एक मौका है कि फिर एमवाई करें, क्योंकि एमवाई करते उनके पिताजी आज तक वो भी करते आ रहे हैं, एक वोट जोड़ नहीं पाए। आज के समय में उनके पास मुसलमान भाई भी नहीं है। अगर मुसलमान भाई रहते तो वो सीमांचल इस सब इलाके में भी वो जीतते हैं, पिछली बार सरकार बना लेते हैं। इस बार 4 विधानसभा हमने देखा है कि कहीं पर उनको वो उस कम्युनिटी का वोट नहीं मिला, मुसलमान भाई का। हम भी खुद चुनाव लड़के आए इमामगंज से और सब जगह हम देखे हैं, तो उनको तो ये डर लगा हुआ है। तो समझ में आ रहा है कि हम कुछ लोगों को बरगला करके हम सड़क पर आएँ ताकि कहें कि हम आपके हितैषी हैं और सरकार नहीं है। लेकिन जब ये बिल आ जाएगा तो सब, ये तो ओपन किताब है, एक तरह से खुली किताब की तरह है, सब लोग पढ़ेंगे और सब लोग देखेंगे कि हमारे हित में है, तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहे हैं कि बिल गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। देखिए, कोई बिल गलत तरीके से नहीं पेश होता है। बिल तो पेश करने का वही तरीका है, उनका समझने का नज़रिया भी हो सकता है। और मैं तो उनसे भी कहूँगा कि ठीक है, आप थोड़ा तो इंतज़ार कर लिए, सब्र कर लीजिए। हम समझते हैं कि अगर बिल में कुछ खामियां होगी और हम लोग भी अगर उसको पढ़ेंगे, हम लोग को भी ऐसा लगेगा, तो निश्चित तौर पर हम लोग भी एनडीए घटक दल के तौर पर बात करेंगे सरकार से कि नहीं, इसमें सुधार होनी चाहिए। लेकिन पहले ही इस तरह का एक हैवोक क्रिएट करना कि सरकार के खिलाफ, कि सरकार मुस्लिम विरोधी है, ये गलत बात है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। ललन सिंह को असली मुख्यमंत्री बताया है तेजस्वी यादव ने। कहा कि सीएम जो भी बिहार के हो केवल फेस है उनका। एक मीटिंग के दौरान सम्राट चौधरी जी के साथ ललन सिंह दिखे, डीजीपी दिखे, उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए, किस अधिकार से बैठे हुए। देखिए, माननीय तेजस्वी यादव जी का डिबेटिंग पर्सनालिटी है। कभी क्या क्या बोलते थे, आरसीपी सिंटैक्स बोलते थे, कभी कुछ और बोल रहे हैं, कभी कुछ और, वो एक जगह टिक नहीं पाते हैं, यही गड़बड़ है उनमें। कभी ए टू जेड बोल देते हैं, कभी हरा गमछा उड़ाने शुरू कर देते हैं। तो आपके कुछ भी तो नज़र आना चाहिए ना कि आपकी विचारधारा क्या है। जिस व्यक्ति की विचारधारा मूव करती है, इधर से उधर करती है, घूम रही है, उनको पता ही नहीं है कि हम क्या काम कर सकते हैं, हमारी आइडियोलॉजी क्या है। कभी कहते हैं कि हमने नौकरियां दे दिया, कभी कहते हैं कि हाँ हमारी सरकार है, कभी कुछ कहते हैं, तो उनको भी सीखने की ज़रूरत है।
अभी तेजस्वी यादव को मैच्योर होने की ज़रूरत है पॉलिटिकली, और हम समझते हैं संघर्ष करेंगे तो मैच्योर होंगे। आखिरी सवाल, प्रशांत किशोर कहते हैं कि नवंबर में जो चुनाव के परिणाम आएंगे यहाँ नया मुख्यमंत्री रहेगा, उनका इशारा मुख्यमंत्री की तरफ है कि वो नहीं रहेंगे, कोई दूसरा रहेगा। अभी प्रशांत किशोर तो तय नहीं करेंगे, जनता तय करेगी। अगर एनडीए की सरकार आएगी और एनडीए की सरकार बनेगी, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में हम चुनाव लड़ेंगे तो वही मुख्यमंत्री होंगे। बाकी आगे क्या होगा, भविष्य वक्ता हैं तो अपना भविष्य देख लें कि उनका 25 में क्या होने वाला है, वो अपने भविष्य के बारे में बता दें। जेडीयू ने जो स्टैंड रखा है बिल पे, वक्त पे, इस पे प्रशांत किशोर का बयान आया है कि ये इनका पुराना टैक्टिस है, पहले एनआरसी और सीए को सपोर्ट करते हैं, बाद में आप लोग जानते हैं, तो ऐसा भी कुछ इधर होने वाला है। अब वो ज़्यादा जानकारी रखते हैं भाई, सलाहकार रहे हैं ना, तो उनको ज़्यादा जानकारी होगी, लेकिन वो भी कहीं टिकते नहीं हैं। वो भी कभी कहते हैं कि हम इस तरह के काम नहीं करेंगे, चुनाव अब लड़ेंगे, या फिर काम करने लगते हैं और कहते हैं कि हम रिजाइन कर देंगे, अगर 4 सीट हम नहीं जीतेंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे। 4 सीट का जीरो पर आए, भद पीटा, उसके बाद भी हल्ला कर रहे हैं, तो वो उनका भी जो कैरेक्टर एक्सपोज हो चुका है और वो स्ट्रेटजी बनाने में माहिर हो सकते हैं। लेकिन व्यवहारिक तौर पर आप कितना भी किताब पढ़ लीजिए, अगर आप व्यवहारिक तौर पर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, जनता के बीच में नहीं जाएंगे, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है तो आप सफल नहीं हैं। उनके पास व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, किताबी ज्ञान है। तो किताबी ज्ञान भाषण अच्छा दे सकते हैं, लेकिन काम करने का तो व्यवहारिक ज्ञान चाहिए भाई। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।